बोले अब तुम्हारे पुरखों ने भी संविधान का विरोध किया था और तुम उनकी औलादे, तुम भी संविधान का विरोध कर रहे हो। पहले संविधान का विरोध करते थे तो उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन जब से फेसबुक यूट्यूब चल गया है तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाता है, इसीलिए अब तुम धोखे वाले कानून बनाकर उनको लागू कराकर संविधान में मिले हमको विशेष अधिकार खत्म करना चाहते हो। सभी साथियों को सेवा जोहार, जय मूल्यवासी। साथियों, बड़ी कठिन घड़ी है। इस देश में 5वीं 6वीं अनुसूची लागू है और हमारे जितने आदिवासी लोग हैं, आज आजादी के 75 साल बाद इतनी स्थिति है कि सबको दिहाड़ी मजदूरी पे जाना पड़ता है, रोपा लगाने 200-200 किलोमीटर जाना पड़ता है। और जहां के समृद्ध आदिवासी हैं, जहां पे जागृत आदिवासी है ज्यादा, वहां पे मणिपुर में दंगा कराया जा रहा है और उस दंगा के बाद ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता पीछे से लाई गई। और कब लाई गई है? जब आदिवासी अपने घर में है ही नहीं, वो खेत में है या तो दूसरे के खेत में रोपा लगा रहा है। ऐसी स्थिति में पीछे से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। कई जगह पे मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है, 100 तहसीलें बाढ़ की स्थिति में जूझ रही हैं। ऐसी स्थिति में पीछे से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है साथियों? पहले सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट होता था, बाबा साहब बनाए थे। उस सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट में हम ओबीसी को भी अधिकार था, एसटी एससी को भी अधिकार था कि अगर जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे अगर हमारे साथ कोई भेदभाव करे तो हम उसकी थाने में रिपोर्ट लिखा सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस, जो ब्राह्मणों की कांग्रेस सरकार थी, इसने यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं लाया उस समय, लेकिन हमारा जो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट था कि किसी भी भारत देश के नागरिक के साथ अगर जाति हिंसा होती है तो जाति हिंसा भड़काने वाले, जाति भेदभाव को उत्पन्न करने वाले को जेल में डालो। पहले जो मार रहा है उसको तो बाद में पकड़ लेना। जिसने उसके कान में फूका है कि ये ऊंचा है, ये नीच है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, अपमान किया जाता है। जो ये कह रहा है कि इनके साथ ऐसा भेदभाव करना, ये ओबीसी को भी था, 85 तक था। सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट खत्म किया और एसटी एससी एक्ट लागू किया। क्यों? ओबीसी को तो पता ही नहीं था, वो तो हिंदू बना घूम रहा था। उसको लग रहा था हमारे ऊपर तो जाति हिंसा होती नहीं है। समझ में आ रहा है? होती भी है तो धर्म में यही लिखा है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला। लेकिन एसटी एससी के लोग जागृत थे तो एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट आया, लेकिन उसमें एक खामी कर दी कि जाति भेदभाव और छुआछूत फैलाने वाले लोग जो ओबीसी के दिमाग में डालते हैं, ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज के दिमाग में डालते हैं, वो ब्राह्मण लोग अब पकड़ में नहीं आ सकते, ऐसा कानून बना है। क्योंकि सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बाबा साहब ने बनाया था। किसने बनाया था? बाबा साहब। होशियार थे, वो जानते थे कहां से गंगा बह रही है। जहां से नाला बह रहा है वहीं से रोक दो तो नाला आगे जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तालाब में पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वहां रोक नहीं पाओगे। आ रही बात समझ में? जहां से शुरुआत है वहीं रोक दो। तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट में ओबीसी, एसटी एससी, माइनॉरिटी सबको अधिकार था और उससे एसटी एससी और ओबीसी के बीच में झगड़ा नहीं लगता था। और ये जालसाजी भारत में छुआछूत, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये फैलाने वाले ब्राह्मण बच गए। एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट में मारने वाले को सजा है, मारने को कहने वाले को सजा नहीं है। समझ रहे हो आप खेल? ये एक्ट से फिर भी हमारे ऊपर थोड़ा सा संरक्षण था। तो इसको 2016 में जब राष्ट्रपति कौन था? एससी के ही थे। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के कार्यकाल में बीजेपी द्वारा इसको खत्म करने की तैयारी की गई। तो लोगों ने आंदोलन किया तो ये बचा रहा। अब बोले यार ये तो समझ गए हैं, जागृत हो गए हैं, तो क्या किया जाए? एक काम करो, इनका आरक्षण और इनका एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट पीछे से खत्म कर दो। हम
5वीं 6वीं अनुसूची में रहने वाले लोग हैं, क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, है ना। बहुत सारी हमारी तहसीलें अभी बाहर हैं, जैसे कुंडम तहसील 6वीं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बगल में लगा है। ये होनी चाहिए कानून के हिसाब से, लेकिन है नहीं। कलेक्टर नहीं कर रहा, सीएम नहीं कर रहा, तो ये होनी चाहिए थी। इसमें क्या है, हमको विशेष अधिकार है। क्या है हमको? आदिवासियों को विशेष अधिकार है। और जब विशेष अधिकार है मतलब हम थोड़ी से संवैधानिक तौर पे ऊपर हैं, तो हमको नीचे लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। समझ में आ रहा है? कान इधर से ना पकड़ के ऐसे पीछे से पकड़ा जा रहा है, कान ही पकड़ा जा रहा है। तुम्हारा आरक्षण और एट्रोसिटी के खिलाफ बना कानून पूरे विश्व में केवल भारत में था, आज अमेरिका में भी बन गया। समझ में आ रहा है? अमेरिका में बन गया, लेकिन भारत में जहां पहले बना था वहां आज भी ढंग से लागू नहीं है, और अब इसको खत्म ऐसे करो। अब कोई आदिवासी नहीं रहेगा, कोई एससी नहीं रहेगा, कोई ओबीसी नहीं रहेगा, सब जनरल हो जाएंगे। ये इनकी तैयारी है। तो क्या मंजूर है तुमको? है? अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सभी आदिवासी नेताओं से, संगठनों से राय ली जा रही है। अरे पहले मसौदा तो दे दो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिखा क्या होगा, फिर हमसे राय लो। चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये इसको कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक हमारा राज्य मणिपुर जल रहा है हिंसा में, और पूरा देश बारिश से पीड़ित है, तब ये चर्चा करा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और कह रहे हैं ये तो मुसलमानों का मुद्दा है। ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये हम आदिवासियों का मुद्दा है। तो बात आ रही है समझ में? समझने की जरूरत है, और समझकर संगठित होकर लड़ने की जरूरत है। अगर लड़ोगे नहीं तो संविधान में मिले सारे अधिकार धीरे धीरे बेवकूफ बनाकर खत्म कर दिए जाएंगे। ये विदेशी यूक्रेन से आए लोग, जिनका डीएनए R1A1 है, ये ब्राह्मण लोग, ये संविधान के विरोध में शुरू से थे। इन्होंने बाबा साहब का विरोध प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किया। साइमन कमीशन का विरोध किया। इनने हमेशा से संविधान का विरोध किया है, और ये आज भी संविधान का विरोध कर रहे हैं। हमसे कहते अरे गौरताऊ, हमारे पुरखा तुमसे छुआछूत करत रहे, नीचे बिठारत रहे तो आज छो पानी नहीं पीते रहे, हम तो करत है ना। हमसे कहे कि वो करी, हमसे दूरी क्यों बना रहे हो? बोले अब तुम्हारे पुरखों ने भी संविधान का विरोध किया था, और तुम उनकी औलादे, तुम भी संविधान का विरोध कर रहे हो। पहले संविधान का विरोध करते थे तो उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन जब से फेसबुक यूट्यूब चल गया है, तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाता है, इसीलिए अब तुम धोखे वाले कानून बनाकर उनको लागू कराकर संविधान में मिले हमको विशेष अधिकार खत्म करना चाहते हो। ये हम भले 5वीं पढ़े हैं, लेकिन इतना समझ रहे हैं, ये समझने के लिए सिस्टम है। आ रही बात समझ में? अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हिंदू मुसलमान के झगड़े के नाम पे आदिवासियों के मुद्दे दबा दिए जाएंगे। आज सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा जमीनों से बेदखल आदिवासियों को किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती तत्व आदिवासियों की जमीन में मिल रहे हैं। आदिवासियों को पहले मैदानी क्षेत्रों से खदेड़ा और कहा तुम जंगल में जाके रहो, मैदानी क्षेत्रों में बांध बनाया, उनको डुबा दिया। अब उनको बांध ऊंचा करना है, बांध की ऊंचाई 10 फीट पहुंचानी है। तो जो परिवार आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले मैदानी क्षेत्र से आके पहाड़ों पर रहा, उसको फिर भगाने की तैयारी। और इस देश के संविधान में कहा गया है कि आदिवासियों को इतनी आसानी से बेदखल नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं कि तुमको बेदखल आसानी से किया जाए। तुम इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं समझना। ये शुरू से ST SC OBC के खिलाफ रहे हैं, और आज भी ST SC OBC के खिलाफ हैं। मुगलों को भारत में ब्राह्मण लेके आए, अंग्रेजों को भारत में ब्राह्मण लेके आए, और जब हमने इनसे आंदोलन किया तो ये अंग्रेजों से भी मिले रहते थे, मुगलों से भी मिले रहते थे, और हमसे भी मिले रहते थे।
1947 में हम आजाद नहीं हुए, ये ब्राह्मण आजाद हुए और पूरी सत्ता पे ब्राह्मण काबिज हो गए। वो तो बाबा साहब अकेले लड़ते लड़ते देश में संविधान लागू करा गए, नहीं तो हमारे लोग भीख मांग रहे होते, पढ़ने का अधिकार नहीं था। बहुत सारी बातें आरएसएस के लोग बोल रहे कि बाबा साहब को अंबेडकर शब्द ब्राह्मण ने दिया। अरे फिर उनके बाप के नाम के आगे अंबेडकर भी ब्राह्मण ने दिया था क्या? उनके पिताजी का नाम तो ठीक है, लेकिन पहली क्लास में जब नाम लिख जाता है तो अंबेडकर लिखा होता है। बाबा साहब की टीसी निकलवा ली हम लोग, पहली क्लास में ही उनका नाम अंबेडकर था। ये झूठ ब्राह्मणों का पकड़ा गया। अगर तुमने अंबेडकर नाम दे दिया तो उनका फिर कैटेगरी भी बदल देते। ब्राह्मणों ने अगर इतना फायदा, आरएसएस के लोग यही बोल रहे हैं ना आजकल, ये भाषा बीएसपी के लोग भी बोलने लगे, दोनों एक चल रही है। तो उनके बहकावे में नहीं आना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ब्राह्मणों द्वारा लाया गया है। ब्राह्मण कांग्रेस में भी है, ब्राह्मण बीजेपी में भी है, ब्राह्मण आम आदमी पार्टी में भी है, एक दो ब्राह्मण गोंडवाना में भी मिल रहे हैं। समझ गए? तो जो जो संगठन में ब्राह्मण है वो संगठन तुम्हारे साथ इस लड़ाई में आने वाला नहीं है। क्या राहुल गांधी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कुछ बोल रहा है? टीवी पे हिंदू मुसलमान का लफड़ा चलाया जा रहा है। अरे कांग्रेस के मुंह में क्या दही जमा है? वो तो आदिवासियों की हितैषी बोलती है अपने आप को, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं छेड़ रही? गलत बोल रहा हूं? वो भीम आर्मी, वो एसटी एससी बाबा साहब के दिए वो अधिकार खत्म हो रहे हैं और उसको आदिवासी क्षेत्र में घूमना चाहिए, वो पता नहीं कहां घूम रहा है। आ रहा समझ में? जिसको तुम्हारे खिलाफ होना चाहिए वो खिलाफ में रहेगा, जो तुम्हारे साथ होना चाहिए वो तुम्हारे साथ में है। बसपा भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध सड़कों पर उतर के नहीं कर रही है, ना धरना प्रदर्शन दे रही है, ना भारत बंद कर रही, ना रोड जाम कर रही है। तो दोस्त और दुश्मन की पहचान अभी कर लो। जो तुम्हारे साथ आज खड़ा है वो तुम्हारे साथ कल भी खड़ा होगा, और जो तुमको नहीं बता रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये कल भी तुमको नहीं बताएगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। पढ़े लिखे हम हो सकते हैं, लेकिन जागृत होने में और पढ़े लिखे होने में अंतर होता है। जागृत व्यक्ति को पता होता है कि दुश्मन कौन है। अगर आपको नहीं पता है दुश्मन कौन है तो फिर आप पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन जागृत नहीं। और दुश्मन कौन है? और दुश्मन अगर षड्यंत्र कर रहा है, वो हमको मिठाई भी दे रहा है, तो उसके अंदर मिर्चा जरूर होगा। ये हमको दुश्मन की क्वालिटी पता होती है। दुश्मन को पहचानो। दुश्मनों की आज 6-7 पार्टियां हैं। कितनी हैं? 6-7 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। 3% ब्राह्मणों की। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वो कोई मुसलमान नहीं है, वो बंगाली ब्राह्मण है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पुश्तें आरएसएस में रही। अरविंद केजरीवाल विवेकानंद फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और विवेकानंद फाउंडेशन अजीत डोभाल का संगठन है, जानते हो ना? वो आरएसएस का कैडर है। आम आदमी पार्टी तुम्हारा साथ नहीं देगी, बीएसपी भी अब तुम्हारा साथ नहीं देगी, क्योंकि उसमें भी सतीश मिश्रा का कब्जा हो गया है। अब तुम्हें चूज करना है कौन तुम्हारा साथ देता है, कौन नहीं देता है। जो साथ में आएगा हम उसको अपना सगा मानेंगे, और डीएनए के आधार पर जो हमारा सगा है हम उसको सगा मानेंगे। आए नहीं आए, और जो डीएनए के आधार पर विदेशी है हम उसको विदेशी। और विदेशी कभी तुम्हारे घर को नहीं बनाएगा, वो तुम्हारे घर में कब्जा करेगा। तुम्हारा 1 कमरा 2 कमरा बेच के, जितना कब्जा होगा कमरा बेच के फिर विदेश भाग जाएगा। उसकी यही तैयारी है, और कोई उसकी नई तैयारी नहीं। जैसे तुम्हारे जमीन पे कब्जा करने वाला होता है, ऐसे ही तुम्हारे देश पे कब्जा करने वाले विदेशी यूक्रेन से आए ब्राह्मण हैं। इनको पहचानो। इनकी पार्टियों के द्वारा लाए हुए कानूनों को ध्यान से समझो। अगर नहीं समझोगे तो ये बहुत बिना आवाज की लाठी से मारने वाले लोग हैं। बोले हमने थोड़ी मारा। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। और इनकी हिम्मत हमारे खिलाफ में कानून बना रहे हैं और हमारे लोग से आंदोलन करवा रहे हैं।
बीजेपी डीलिस्टिंग के कानून की मांग कर रही है, आरएसएस डीलिस्टिंग के कानून की मांग कर रही है। आदिवासी हिंदू नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हैं। और आदिवासी अगर जो हिंदू बनता है उसको भी डीलिस्टिंग कर दो। अगर आदिवासी क्रिश्चियन बन गया तो उसको आप आदिवासी नहीं मान रहे, तो जो आदिवासी हिंदू बन गया तो उसको आदिवासी क्यों मान रहे हो? जो आदिवासी मुस्लिम बन गया उसको आप आदिवासी नहीं मान रहे, उसको डीलिस्टिंग कराना चाहते हो। तो जो आदमी बड़ा देव को छोड़कर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को मानने लगा, उसको आदिवासी क्यों मान रहे हो? अगर डीलिस्टिंग सब धर्म पे होनी चाहिए तो हिंदू धर्म वालों पे भी तो होनी चाहिए। ये असल में ब्राह्मण धर्म है। हिंदू धर्म के सारे वेद पुराण ब्राह्मणों ने लिखे और उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा वर्ण व्यवस्था में। तुमको कभी जंगली कहते हैं, कभी तुमको शूद्र कहते हैं, कभी तुमको बोलते हैं अच्छा गौर धंधा करने लगे अब तो तुम बनिया हो गए, कभी तुमको वनवासी कहते हैं, कभी तुमको छत्री कहते हैं। तो ध्यान रखना, तुम इस देश के मूल निवासी हो और तुमको ट्राइबल ट्रेड्स, तुम्हारा जल जंगल जमीन से जो जुड़ाव है, इसके कारण तुम्हें यह दर्जा मिला है। धर्म के कारण तुम्हें यह दर्जा नहीं मिला है। अभी तुम्हारा गौंडी धर्म, सरदा धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी तुम आदिवासी हो। तो धर्म के आधार पर मिला है क्या? तो इसीलिए नाटक जो डीलिस्टिंग का चल रहा है, इन बातों में नहीं फंसना। समझ में आ रहा है ना? एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर आदिवासी है, एसटी है, तो वो हमारा है। ब्राह्मण छोड़ के, ब्राह्मण भी एसटी बनने की तैयारी में है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। वो बोलता है ये पहाड़ी क्षेत्र है, 6वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ जितने रहते हैं सब आदिवासी। तो ऐसा हो जाएगा क्या? डीएनए बदल जाएगा क्या ब्राह्मण का? नहीं। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होने के बाद क्या होगा? क्या ब्राह्मण हमारा उपनयन संस्कार करेगा जैसा वो अपना करता है? क्या ब्राह्मण अपने घर की बहू बेटी हमारे घर में देगा? हमारे घर की बहू बेटी लेगा? फिर क्यों इस षड्यंत्र में फंस रहे हो? आ रही बात समझ में? ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये इस देश के मूल निवासियों का मुद्दा है और विदेशियों की ये षड्यंत्र है। भारत आज ब्राह्मणों के कब्जे में है। आपका वोट चोरी होता है, इनकी हिम्मत कैसे हो रही है? 85%, अभी बोले ना बोल 85% वोट हमारा, और ये हमारे खिलाफ कानून क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनको वोट चोरी करके मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना? गांव में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक मेहनत करके खाता है तो पैसा बचा बचा के, एक जिसको हराम का मिलता है। जिसको हराम का मिलता है वो हराम में ही जाता है, कितना भी मिल जाए, है ना? गलत बोल रहे? तो हराम का मिला समाज के काम नहीं आता, वो हराम में ही जाता है। ऐसी हराम का वोट इनको मिल रहा है। चोरी का वोट तो हराम का होता है। ईवीएम मशीन से वोट चोरी से मिल रहा है, इसीलिए अब तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। तुम बटन कहीं भी दबाओ, जाएगा उनको जहां मर्जी। तो वो तुम्हारा वोट लेते हैं, आके नाटक करते हैं कि दादू वोट दे दे, हम पांव पड़ रहे, तो पांव हो गए पूरे। अभी मूत्र विसर्जन किया ना एक शुक्ला ब्राह्मण ने, बीजेपी के व्यक्ति ने, आरएसएस के व्यक्ति ने, ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने एक कोल समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया। ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। एक तरफ ये हम पे कह रहे हैं कि हम आपको वनवासी बना देंगे, वनवासी कल्याण परिषद बना देंगे, एक तरफ हमारे सर पे मूत्र है। समझ में आ रहा है ना? ये सोचते कुछ है, करते कुछ है। अब वो कुछ दिन में बोलेंगे अरे वो भी पिया था, जिसके ऊपर पेशाब किया, और जो पेशाब कर रहा था वो भी पिया था। तो पेशाब करने वालों को जेल में डाल दो, सार्वजनिक जगह पे पेशाब नहीं करना चाहिए। पेशाब की बात है कि मन में क्या है। जब दारू अंदर चढ़ जाती है तो उसके मन में जो है वो वही होता है। आदिवासी शांत स्वभाव का था तो दारू पीने के बाद शांत पड़ गया। ब्राह्मण विदेशी कपटी था तो दारू पीने के बाद उसके मन में कपट था, इसीलिए उसने मुंह दिया। मन में कपट। बिना दारू पिया आदमी जरूर झूठ बोल सकता है, लेकिन दारू पिया आदमी झूठ उसके मुंह में, मन में जो है वो मुंह में आ जाता है। यही हुआ। तो इसीलिए अभी भ्रम फैलाया जाएगा, अरे वो तो दोनों दारू पिए थे, अरे एक ने मुंह दिया तो क्या सब पे मुंह दिया?
और एक ने मुत दिया तो क्या सब मुतेंगे? ये भ्रम में नहीं फंसता। ब्राह्मण पहले से अत्याचार करते आए हैं, आज भी अत्याचार करेंगे। ये 75 साल का काल, अमृत काल ब्राह्मणों का था, हमारा नहीं था। आज फेसबुक व्हाट्सएप चल गया तो आपको ये जानकारी हो गई, नहीं तो आपको जानकारी टीवी दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। इसीलिए ब्राह्मणों का अमृत काल सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, फेसबुक से खत्म हो गया। इसीलिए वो कह रहे हैं अमृत काल खत्म हो गया। अब वो कौन सा काल लाने वाले हैं अमृत काल के बाद? क्यों टेका भाई, दादा कौन सा काल आने वाला? अभी कोई नया काल बता रहे। अब वो काल क्या है? वो भी ब्राह्मणों के लिए, तो उसमें तुम खुशी नहीं रहोगे। अगर वो ब्राह्मणों के फायदे का काल है तो उस देश में मूल निवासी खुश रहने वाला नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं आरएसएस के लोग कि हम संविधान खत्म कर देंगे, हम संविधान खत्म कर देंगे, हम संविधान खत्म कर देंगे। संविधान खत्म करने के लिए वो 100 ऐसे कानून बनाएंगे कि संविधान खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब आपका वोट का अधिकार खत्म कर दिया, चुरा लिया तो मतलब खत्म हो गया, तो मनुस्मृति तो लागू हो गई ना। पहले ब्राह्मण ही राजा बनता था, क्षत्रिय ही राजा बनता था। बाबा साहब ने अधिकार दे दिया। अब आम जनता में व्यक्ति सांसद विधायक बनेगा और वो अपना मुखिया चुन लेगा। राजा किसको बनाया? आपको। प्रजा राजा है, हर 5 साल में बदल सकती, लेकिन आपने प्रधानमंत्री को राजा समझ लिया। ये आपसे गलती है। और आपका ये अधिकार जो आपको राजा बनाता है, ये वोट देने से मिलता है। जिस समाज का वोट खत्म हो जाता है उस समाज की कोई औकात होती है? होती है दम? नहीं। है? और तुम्हारा वोट चोरी हो गया तो तुम्हारी दम चोरी हो गई ना। तो अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना है और लोकसभा चुनाव में मशीन तोड़ना है। जो मशीन हमारे सिर पे काल बन के नाच रही है, हम उसको खा जाएंगे। मशीन है, कोई जंतु थोड़ी है, निर्जीव वस्तु तोड़ देंगे। मशीन को तोड़ने में 302 नहीं लगेगा, 307 नहीं लगेगा, 2000 रुपए की कीमत है। 6 महीने जेल जाएंगे तो हमारे बच्चों को रोजगार तो मिलेगा। नहीं तो सरकार क्या बोल रही, जनसंख्या बढ़ गई है। अरे 2011 के बाद से तुमने जनगणना नहीं की, कैसे पता तुम्हें जनसंख्या बढ़ गई है? बिना जनगणना गिनती किए गिनती बता सकता है कोई? तो ये भ्रम फैलाया जा रहा मीडिया के द्वारा। कोरोना में हमारे कई लोग मर गए, आज वैक्सीन से हमारे नए नए बच्चे मर रहे हैं। जो बच्चा मर रहा है 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, 25 साल का, उसका जब एंजियोग्राफी होता है, एंजियोग्राम निकाला जाता है, मतलब दिल की नसों का एक्सरे, तो एक भी दिल की नस चौक नहीं है, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये तुमको झूठ बोलकर वैक्सीन लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि उनको तुमसे समस्या है। तुम कमाते खाते हो तो उनको दिक्कत है। समझ में आ रहा है ना? पहले बोला कि वायरस पहले कैसे ठीक होता था? दूर रहने से। फिर बोला एक दवाई आई है हाइड्रोक्लोरिन, जिसको अमेरिका मांग रहा था, उससे ठीक हो रही है। तो हमारे लोग दवाई खा के ठीक हो रहे थे, हो रहे थे ना। फिर बोला अरे वायरस चला गया, फिर से आ गया। तो बोले अब क्या करें, फिर से आ गया। तो बोले वैक्सीन भी आ गई है। अच्छा, तो वैक्सीन लगवा लेंगे तो वायरस नहीं चढ़ेगा? बोले नहीं चढ़ेगा। तो फिर क्यों लगवाए वैक्सीन? बोले वैक्सीन लगवा लोगे तो तड़प तड़प के नहीं मरोगे। ऐसा बोला तुमको। तो लोग बोले चलो ठीक है, एक तो लगवा लेते हैं। फिर इतने में दूसरी वैक्सीन आ गई तो लोग बोले अरे ये क्यों लगवाए? बोले दूसरा वायरस आ गया। बोले अच्छा ये अलग है? बोले हाँ अलग है। अच्छा ये वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये वाला वायरस नहीं चढ़ेगा? बोले नहीं चढ़ेगा। तो बोले फिर क्यों लगवाए? बोले इसको लगवाओगे तो वैक्सीन चढ़ेगा, वायरस चढ़ेगा, पॉजिटिव आओगे, लेकिन तड़प तड़प के नहीं मरोगे। अब देखो तड़प तड़प के नहीं मर रहे हो, लोग नाचते नाचते मर रहे हैं, रोपा लगाते लगाते मर रहे हैं, कटाई करते करते मर रहे हैं, सोते सोते मर रहे हैं, और सुमरती गाते गाते चले जा रहे। हो रहा ना? देखो वो सरकार सही बोल रही थी, तड़प तड़प के नहीं मर रहे। समझ में आ रहा है ना? और तुमको कैसे वैक्सीन लगवाया? तुम वैक्सीन नहीं लगा रहे थे। तुम जब 1000 किलोमीटर चल के आए लॉकडाउन के बाद, तो तुम्हारे पास राशन नहीं था, तो कहा तुमको राशन देंगे। 1-2 महीने दिया। जब वैक्सीन आ गई तो तुमने कहा राशन दो, तो कहा पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके आओ।
तुमको गरीब बनाया, तुमको मजलूम बनाया, तुमको भिखारी बनाया और राशन पे तुमको ले आए। और जब कहा राशन चाहिए तो लगाओ वैक्सीन। अब जिसके 4 बेटे बेचारे भूखे हैं, वो माँ राशन तो माँ ही लेने जा रही ना, वो तो बच्चों के प्यार में वैक्सीन लगवाई लेगी। ऐसे हमको बेवकूफ और मजबूर कहा ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा, रेलवे का टिकट नहीं मिलेगा। कभी कोई पूछ रहा है वैक्सीन का सर्टिफिकेट? ऐसे तुमको बेवकूफ बना के लगाए। कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए कि हम वैक्सीन लगवाए, वो मर गए, अब हमको सरकार मुआवजा दे। तो सरकार कह रही हम क्या अपनी गाड़ी में बिठा के तुमको वैक्सीन लगवाने गए थे? तुम ही आए थे, आधार कार्ड लाए थे और कहा कि मैं इस वैक्सीन के दुष्परिणाम से वाकिफ हूं, मैं सब कुछ समझ गया हूं और मैं अपनी सहमति देता हूं वैक्सीन लगाने के लिए। तुमने आधार कार्ड दिया था, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बोले ठीक है, कंपनी की जिम्मेदारी डाल दो। बोले कंपनी को तो हम पहले कह चुके हैं, तुम करोड़ों भी मार दो तो तुमको एक ठो केस नहीं करेंगे। कंपनी जो वैक्सीन बनाई है उस पर केस ही नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तुम अगर जा रहे हो तो तुम्हारी मोटरसाइकिल से आजकल कुत्ता मर जाए तो केस होने लगा, जंगली जानवर मर जाए तो केस होता है, शेर मर जाए तुम्हारी गाड़ी से तो, तुम मर जाओ तुम्हारी कोई दूसरे की गाड़ी से तो केस है, लेकिन वैक्सीन से मर जाओ तो केस। समझ में आ रहा है? इसीलिए समझने की जरूरत है। मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा। लड़ाई 300 दिन की बची है। अगर ये 300 दिन भी तुमने अगर ऐसी गवा दिए तो कुछ बचेगा नहीं। और लोकसभा चुनाव में हम मशीन तोड़ेंगे। क्या करेंगे? मशीन ही हमारे सत्यानाश का कारण है, ये समझ में आ गया। बाद में देखेंगे किसका क्या करना है, पहले मशीन तोड़ो। मशीन वोट चुराती है, ये सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया है। इसीलिए वो 2 मशीन के बाद तीसरी मशीन आई थी जिसमें पर्ची निकलती थी, लेकिन वो पर्ची की गिनती नहीं हो रही है, मतलब वोट अभी भी चोरी। इसीलिए मशीन तोड़ना अब जरूरी हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, फलाने कोड, ढिकाने कोड सब खत्म हो जाएंगे। एनआरसी सब खत्म हो जाएगा। महंगाई सब भाग जाएगी अगर 2 लठ मशीन में मार दिए तो। अब कौन सी मशीन? जो मशीन पीप बोलती है ना, अधिकारी के पास होती है, वो तोड़ना है। जिस मशीन में बटन दबाते हैं वो तोड़ने से कोई मतलब नहीं। जो मशीन पर्ची निकालती है वो मशीन तोड़ने से मतलब नहीं। जो मशीन अधिकारी के पास होती है, जिसका बटन दबता है, फिर तुम्हारा बटन काम करता है ना, याद आया ना? वो अधिकारी वाली मशीन पे 2 लठ मारने, अधिकारी पे नहीं मारने। मशीन को पट, अब लठ ले जाने मिलता नहीं है ना, तो उसी को 2-3 मार कुचल, ऐसा करना है। अगर तुम्हारे बच्चों का भविष्य मशीन तोड़ने से 6 महीने जेल जाने से बचता है तो अच्छी बात है ना। अगर तुम्हारे बच्चों का पढ़ने का अधिकार ST/SC एट्रोसिटी एक्ट 5वीं 6वीं अनुसूची अगर ये मशीन तोड़ने से बचती है तो मशीन तोड़ने और 6 महीने जेल जाने में कोई हर्ज है? थोड़ा आकलन कर लेना। आप समझदार लोग, भोले हैं लेकिन अब भोला नहीं बनो। दोस्त और दुश्मन की पहचान करो, जागरूक बनो। क्या बनना है? पढ़ा लिखा तो 5वीं पास भी होता है, जिसको नाम लिखते आता है उसी को सरकार पढ़ा लिखा मान जाती है, भले उसको पढ़ना ना आए। पेपर का लिखा है ये समझे ना, जिसको अपना नाम लिखना आता है उसी को साक्षर मान लेती सरकार। तो उससे आगे बढ़ना है साहब। और जितने रिटायर लोग हैं ये घर में सोएंगे तो उनको देख लिए जाए। अब तुम पहले सरकार की नौकरी किए हो, अब समाज की नौकरी करोगे और फ्री में तुमको संविधान से पेंशन मिलती है और नए बच्चों की पेंशन के लिए तुमको लड़ना है और तुमको ही सबसे पहले मशीन तोड़ना है, नहीं तो तुम्हारी पेंशन भी नहीं बचेगी। इमरजेंसी लागू हो जाएगी तो पेंशन बंद हो जाएगी। आगे मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं, बारिश भी होने वाली है। आप सभी ने मेरी बात समझी? आगे घर बैठेंगे नहीं। मैं अकलमंद हूँ, होशियार हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी अकलमंदी आपको नहीं बांट रहा हूँ तो ये समाज के काम में नहीं आ रही है। और आपने अगर यहाँ पे अकल ली और ये आप अपने गांव में नहीं दे रहे हो तो ये फिर समाज के काम नहीं आएगी। इस पे कोड लग जाएगा। तो ये अकल बांटने से बढ़ती है। क्या होती है? अकल बांटने से बढ़ती है। तो ये बढ़ाना है, ठीक है?
जय बड़ा देव, जय मूल्यवासी। कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो माफ, जय मूल्यवासी। और इस आंदोलन में यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम ओबीसी के लोग आपके साथ हैं, उसको लागू नहीं होने। और इस देश में जहां जहां 5वीं 6वीं अनुसूची लागू होनी चाहिए वो लागू हो, इसमें हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानी हमारे पटेल साहब, जो आपने